गोरखपुर के राजा मानसिंह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। यदि कोई भी राजा के पास अपनी समस्या लेकर आता तो राजा कभी उसे खाली हाथ नहीं जाने देते थे। ऐसे ही एक दिन मानसिंह अपने मंत्री विक्रम सिंह को सभा में बुलाते हैं। विक्रम सिंह वहां आते हैं और कहते हैं, विक्रम सिंह की तरफ से महाराज को प्रणाम। महाराज, आपने हमें याद किया। जी विक्रम सिंह जी, हमें अति आवश्यक बात करनी है आपसे। जी महाराज, कहिए। विक्रम सिंह, कल महल में राजा मानसिंह इतना बोल ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ विक्रम सिंह का कुत्ता मोती आ जाता है और विक्रम के पैर को चाटने लगता है। ये देखकर विक्रम बोलते हैं, शांत हो जाओ मोती, मैं अभी महाराज से जरूरी बात कर रहा हूँ। वार्तालाप पूरा होते ही मैं तुमसे बात करूँगा। माफ कीजिएगा महाराज, कहिए क्या काम है। विक्रम सिंह, आने वाले माह के पहले सप्ताह को महल में 51 ब्राह्मणों को दावत पर बुलाया है। हमारे राज्य के सबसे सिद्ध ब्राह्मण गोविंद जी भी सभी ब्राह्मणों के साथ महल में पधारेंगे। इस दावत की सारी जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हैं। किसी भी प्रकार का कोई विघ्न और कमी न आने पाए। जो आज्ञा महाराज, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। पूरा कार्य मंगलमय होगा। प्रणाम महाराज। इतना कहकर विक्रम सिंह मोती को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर में वो अपने भवन में पहुंचकर अपनी पत्नी याचना को आवाज देती हैं। याचना, आप कहाँ हैं? कृपया करके हमारे और मोती के लिए भोजन परोस दे। जो आज्ञा स्वामी, अभी भोजन परोसती। इतना कहकर याचना मोती और विक्रम के लिए भोजन परोस देती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। विक्रम सिंह दावत की सारी तैयारी करता है और आखिरकार ब्राह्मणों को भोजन करवाने का दिन आ जाता है। राज्य के सिद्ध ब्राह्मण गोविंद, जो कि बहुत चतुर थे, बाकी के 50 ब्राह्मणों के साथ महल में भोजन के लिए आते हैं। विक्रम सिंह और मानसिंह उन सभी का स्वागत करते हैं। सभी ब्राह्मण कतार में बैठ जाते हैं। तभी विक्रम हाथ जोड़कर सभी को बोलते हैं, आप सभी ब्राह्मणों को मेरा नमस्कार। कृपया करके भोजन करना आरंभ करें। सब कुछ आपकी इच्छा अनुसार ही बनवाया गया है। जरूर मंत्री जी, निसंदेह आपने हर चीज का बहुत ही अच्छे से प्रबंध किया हुआ है। जी शुक्रिया, भोजन आरंभ करें। सभी ब्राह्मण भोजन करना आरंभ कर देते हैं। तभी मंत्री जी का कुत्ता मोती वहाँ आता है और स्वादिष्ट भोजन देखकर वो पूरे भोज पर टूट पड़ता है और सारा भोजन खाने लगता है। ये देखकर सभी ब्राह्मण गुस्से में भोज को छोड़कर उठ जाते हैं। तभी एक ब्राह्मण बोलता है, घोर पाप है ये। इस पशु ने हम ब्राह्मणों का भोजन जूठा कर दिया। किसका पशु है ये? जी मेरा है। माफ कीजिएगा, नादान पशु है। इसकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। माफी मांगने से क्या होगा विक्रम सिंह, आप जानते हैं इस भोज का सफल होना हमारे लिए कितना जरूरी था। किंतु आपके मोती की वजह से सब बेकार हो गया और अब आपको दंड अवश्य मिलेगा। गोविंद जी, आप इन सभी ब्राह्मणों में से सबसे उच्च हैं, इसीलिए आप सजा निर्धारित करिए और याद रखिए मंत्री और मोती दोनों को ही एक जैसी सजा दी जाए, क्योंकि भोज बर्बाद करने वाला मोती है और मोती विक्रम सिंह का पशु है। अवश्य महाराज, भोज तो बर्बाद हुआ है और सजा देना भी दोनों को बनता है। आप हमें थोड़ा समय दें, हम आपको बता देंगे कि आप अपने मंत्री को क्या सजा दें। अभी हम यहाँ से जाते हैं। इतना कहकर गोविंद सभी ब्राह्मणों के साथ महल में जाता है। तभी मानसिंह बोलते हैं, विक्रम, आप हमारे सबसे काबिल मंत्री थे। हमें उम्मीद नहीं थी कि आपकी तरफ से सभी ब्राह्मणों के बीच हमारा ऐसा उपहास होगा। अब आप जाइए यहाँ से और आज आपसे आपके मंत्री होने का पद भी ले लिया जाता है। विक्रम सिंह बिना कुछ कहे वहाँ से निराश होकर मोती के साथ चले जाते हैं और भवन जाकर सारी बात अपनी पत्नी याचना को बताते हैं। तभी याचना बोलती है, स्वामी, ये सब क्या हो गया? अब हम सब क्या खाएंगे? मोती तो एक नादान पशु है। अगर उससे गलती हो गई थी तो महाराज को समझना चाहिए था। अगर उसमें इतनी समझ होती कि उसे कहाँ खाना है, कब खाना है, तो वो हमारी तरह इंसान होता, ना कि एक पशु। याचना, अब हम क्या कहें? महाराज के हुक्म के आगे जवाब देना हमारे संस्कार और अधिकारों के विरुद्ध है। आप जो फैसला होगा वही मानना होगा। विक्रम इतना बोल ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर गोविंद ब्राह्मण आ जाते हैं और बोलते हैं, विक्रम, हम जानते हैं कि जो भी हुआ वो गलत हुआ। आपको सजा देना गलत है, साथ ही मोती को दंडित करना भी गलत है। आप चिंता ना करें,
हम ऐसा कोई उपाय जरूर निकालेंगे कि आपको आपका पद भी वापस मिल जाए, साथ ही आपको और मोती को सजा भी ना दी जाए। महापुरुष जी, अब तो आप ही कुछ कर सकते हैं। सब कुछ आपके हाथों में है। कृपा करके कोई ऐसी सजा निर्धारित करें जिससे किसी को कोई नुकसान भी ना हो और इन्हें इनका मंत्री पद भी वापस मिल जाए। याचना की बात सुनकर गोविंद वहाँ से चले जाते हैं। क्योंकि वो एक बहुत ही चतुर ब्राह्मण थे, इसीलिए अच्छे से विचार विमर्श करके आखिरकार उन्होंने विक्रम और मोती को बचाने के लिए एक उपाय निकाल लिया था। इस बात का संदेश गोविंद मान सिंह को भिजवा देते हैं, जिसके बाद मान सिंह मोती और विक्रम को सजा देने के लिए सभा में बुलाते हैं। सभा में गोविंद, मोती, विक्रम और साथ में याचना भी आती है। तभी गोविंद कहते हैं, महाराज, बहुत अधिक विचार विमर्श करने के बाद मैंने इस सजा को चुना है, क्योंकि आपके कहे अनुसार जो सजा मोती को दी जानी चाहिए वही सजा विक्रम सिंह को भी दी जानी चाहिए। जी महोदय, सही कहा आपने, क्योंकि कार्य की सारी जिम्मेदारी हमने हमारे मंत्री विक्रम सिंह को दी थी और उन्हीं के पशु ने सारा भोजन दूषित किया है। इसीलिए जितना दोष इनके पशु का है उतना ही दोष इनका भी है। इसीलिए हम दोनों को एक जैसी सजा देना चाहते हैं। आप बताइए कि आपने क्या फैसला लिया है? महाराज, सारी परिस्थितियों को देखते हुए मैंने फैसला लिया है कि आप मोती को उसकी दुम से उठा कर पटके, क्योंकि पशु की दुम उसका सबसे कमजोर और दर्ददेह अंग है। मेरे हिसाब से यही सजा सबसे उचित है। मैं चाहता हूँ कि मोती और विक्रम को यही सजा दी जाए। ठीक है महापुरुष, हम आपके कहे अनुसार यही सजा देंगे। किंतु विक्रम सिंह की तो दुम है ही नहीं, उनको ये सजा कैसे दें? ये सजा तो केवल हम मोती को दे सकते हैं। महाराज, अब वो सब आपको देखना है। मेरी तरफ से यही सजा है। आगे आप देखिए, और सजा नहीं मानी गई तो हमारा घोर अपमान होगा। गोविंद की सजा सुनकर सारी सभा शांत हो जाती है। काफी देर तक मान सिंह कोई जवाब नहीं देते। तभी गोविंद बोलते हैं, महाराज, क्या हुआ? चिंता में पड़ गए कि विक्रम सिंह को अब किस प्रकार सजा दी जाए, क्योंकि उसकी तो दुम है ही नहीं। तो अब क्या किया जाए महाराज? एक बात सोचिए, मोती एक मासूम पशु है। उसे जहाँ खाना दिखेगा वो चला आएगा, क्योंकि उसे इतना भेद नहीं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। और विक्रम सिंह को भी उसके बराबर सजा देनी चाहिए आपने, केवल इसीलिए क्योंकि मोती उनका पशु है। भोज दोबारा करवाया जा सकता है, किंतु महाराज, इज्जत और वफादारी का कोई मोल नहीं है। आप सही कह रहे हैं महापुरुष। हम क्रोध में आकर विक्रम सिंह के साथ अन्याय करने जा रहे थे, साथ ही बेगुनाह मोती को भी सजा देकर पाप के भागीदार बनने जा रहे थे। आपने तो हमारा उचित मार्गदर्शन कर दिया। विक्रम सिंह, हमें माफ कीजिएगा और वापस से अपनी जिम्मेदारी, अपने मंत्री पद को संभालिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महापुरुष जी, और आपका भी धन्यवाद महाराज। इस तरह चतुर ब्राह्मण गोविंद की चतुराई से सब सही हो जाता है। सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती। विक्रम सदा के लिए गोविंद का आभारी हो जाता है और अपना मंत्री पद वापस मिलने पर उसे अच्छे से संभालता है। और इस बार वो बिना किसी रुकावट के 51 ब्राह्मणों को घर पर भोज करवाता है। अपने माता पिता से दूर मुंबई में रह रही संजना की जॉब पढ़ाई पूरी होने के बाद वो एक बड़ी एमएनसी में लग जाती है और वो अपनी फ्रेंड माया के साथ एक फ्लैट में रहा करती थी। कॉलेज से ही उसका एक बेस्ट फ्रेंड था, अनिकेत, जिसके साथ वो अपनी हर बात, हर फीलिंग को शेयर किया करती थी। ऐसे ही एक दिन संजना ऑफिस के लिए शीशे के सामने तैयार हो रही थी। तभी बाथरूम से मान्या आती है और उससे बोलती है, ओ हीरोइन, तेरा श्रृंगार हो गया हो तो मुझे भी शीशे के दर्शन करा दे। हाँ हाँ, हो गया, बस बता कैसी लग रही हूँ? निहायती बिखारन। चल साइड हो, तैयार होना है मुझे भी। बंदरिया जैसी शक्ल है, कम से कम बातें तो अच्छी कर लिया कर। वो इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसके फोन पर अनिकेत का कॉल आता है और वो बोलती है, यार सुबह सुबह किसको खुजली हो रही है? तेरे सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड की हो रही होगी। उसके अलावा तुझे और कॉल आता भी किसका है? अरे उठा ले, कभी कभी तो किस्मत से कॉल आता है, वरना तो मिस कॉल मार के छोड़ देता है। जिसके बाद संजना फोन उठाकर बोलती है, जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं वो काम धंधे वाला इंसान है। यदि आप जैसे वेले को उससे बात करनी है
तो कृपया उनके फ्री होने तक प्रतीक्षा करें। इतनी ही बिजी है तो फोन उठाकर फालतू की नौटंकी क्यों कर रही है? इससे पता चलता है मुझसे ज्यादा तो तू वेली है। हो गई बकवास, शुरू किसने की थी बेटा? अब भौंकेगा भी। किस लिए कॉल किया? हाँ, वो एक नई गर्लफ्रेंड बनाई है, उसे डेट पर लेकर जाना है, तो क्या गिफ्ट दूं? तेरी गर्लफ्रेंड है ना, अपना दिमाग लगा, मेरा दिमाग मत घिस। ओए चुड़ैल सुन तो। अनिकेत की बात सुने बिना ही संजना कॉल कट कर देती है और मान्या के साथ ऑफिस चली जाती है। शाम को संजना ऑफिस से जल्दी छुट्टी कर लेती है और मान्या को कॉल करके बोलती है कहाँ तू? आज मैं काम से जल्दी फ्री हो गई थी, इसलिए पूछ रही हूँ। यार तेरा सही है, यहाँ तो मुझे काम खत्म करके बॉस के साथ मीटिंग पर भी जाना है। लगता है आज रात मुझे लेट हो जाएगा घर आते आते। एक काम कर, तू अनिकेत को बुला ले। अरे यार, पहले मैंने यही सोचा था, पर आज सुबह मैंने उसे नाराज कर दिया। अब वो कहाँ ही फोन उठाने वाला है। संजना कॉल पर बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ ब्लैक कार उसके सामने आकर रुकती है और उसमें से एक लड़का फूलों के बुके लिए और अपने मुंह को छुपाए निकलता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उस आदमी को ऐसे मुंह छुपाए देखकर हाथ में फोन पकड़े संजना बोलती है, ओ भाई साहब, ये फूलों की दुकान लिए मेरे आगे क्यों खड़े हो गई? कौन आ गया तेरे सामने? अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? बहरे हो गए हो क्या? मान्या ठीक है, मैं कॉल रखती हूँ, घर पर मिलेंगे अपन। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है और गुस्से से हाथ उठाकर उसके बुके को पकड़कर फेंकने ही वाली होती है कि तभी वो लड़का बुके हटाकर बोलता है, ये फूल वाला और कोई नहीं बल्कि तेरा बेस्ट फ्रेंड है झल्ली। ओए कुत्ते, तू यहाँ क्या कर रहा है, वो भी इतने महंगे गुलाबों के साथ? तूने तो फोन पर बताया नहीं कि क्या गिफ्ट दूं गर्लफ्रेंड को, तो मैं यही ले आया। अच्छा है, मैंने सुना है लड़कियों को फूल बहुत पसंद होते हैं। चल अच्छा है, तो जैसे फूल को इन फूलों के गुलदस्तों का आइडिया आया। हाँ तो चल बैठ, कार में क्लब चलते हैं, वहीं आ रही है वो। ओए पागल, मैं वहाँ जाके क्या करूँगी? और तू ड्रिंक को देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। तूने वहाँ पी के फैल जाना है, मैं क्या तुझे वहाँ समेटती फिरूंगी? अरे यार तू क्यों संभालेगी, मेरी गर्लफ्रेंड है ना, तू बस चल, मेरी कसम है तुझे। चल रही है कि नहीं? अब तू बातों के बीच में अपनी कसम ले आएगा तो मैं मना थोड़ी करूँगी। इतना कहकर दोनों कार में बैठकर क्लब जाते हैं जहां अनिकेत अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ बहुत ही क्लोज आकर डांस करते हुए देख लेता है और गुस्से में फूलों के बुके को जमीन पर पटककर पैरों से मसल देता है और ड्रिंक करने लगता है और संजना भी थोड़ी ड्रिंक कर लेती है और तभी संजना बोलती है, ओए पागल बस करना, मैं अकेले तुझे घर कैसे लेके जाऊंगी? संजना, उस चुड़ैल ने मुझको चीट किया, तेरे बेस्ट फ्रेंड को चीट किया। तू जा और उसको मेरी तरफ से सूत के आ। ओए कुत्ते, तेरे चक्कर में मैंने भी चढ़ा ली। पता चला उसे सूतने गई थी और खुद ही पिट कर आ गई। चल अब घर चल। इतना कहकर वो उसे संभालते हुए वहाँ से टैक्सी में उसके घर ले आती है और उसके कमरे में ले जाकर बेड पर बैठा देती है और संजना अपना सर पकड़कर बोलती है, अरे यार, हो गया सर में दर्द, कुछ ढंग से दिख भी नहीं रहा। इस नालायक को तो घर पहुंचा दिया, अब मैं कैसे जाऊं? संजना, तू कितनी अच्छी है, तू मेरी सच्ची बेस्ट फ्रेंड है। सब तेरे जैसे क्यों नहीं होते, मुझे आज इतनी अच्छी सी क्यों लग रही है तू? इतना बोलकर नशे की हालत में वो उसके पास जाता है और उसके गालों को किस करता है और दोनों उसी वक्त बेहोश होकर बेड पर गिर पड़ते हैं। अगली सुबह पहले संजना की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो और अनिकेत एक ही बेड पर होते हैं। तभी वो अपना सर पकड़ते हुए बोलती है, अरे यार, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कुछ, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? नहीं, मैं ज्यादा सोच रही हूँ। इससे पहले कि ये उठे और मुझे ऑकवर्ड फील हो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही 1 महीने का समय बीत जाता है और एक दिन मान्या और संजना घर पर बैठी टीवी देख रही होती है। तभी संजना अपने मुंह पर हाथ रखते हुए वॉशरूम की तरफ भागती है और कुछ देर बाद बाहर आती है। तभी मान्या उससे बोलती है, क्या खा लिया ऐसा तूने? सुबह से 3 बार उल्टियाँ कर चुकी है। अरे तुझे कितनी बार कहा है ना, बाहर का खाना मेरे बिना मत खाया कर, तुझे हजम नहीं होता। मान्या उसे बोल ही रही होती है कि तभी संजना को वो दिन याद आता है
जब वो अनिकेत के घर सोई थी, जिसके बाद वो डरकर बोलती है। मान्या चल खड़ी हो, मुझे क्लिनिक जाना है अभी? ज्यादा सवाल मत कर और जल्दी चल। जिसके बाद वो दोनों एक क्लिनिक जाते हैं और संजना वहाँ अपना डॉक्टर से प्रेगनेंसी टेस्ट करवाती है और फिर घर वापस आती है। तभी मान्या के पूछने पर संजना उसे उस दिन के बारे में सब बताती है और मान्या बोलती है, रानी तुझे याद नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था क्या नहीं? और तुझे शक ही था तो प्रेगनेंसी टेस्ट करने की किट मंगा लेती ना। यहाँ क्यों आई है क्लिनिक में? मैं बस श्योर होना चाहती हूँ कि जो मैं सोच रही हूँ वो सच है या नहीं, इसलिए बस मुझे टेस्ट की रिपोर्ट्स आने तक का इंतजार है। और अगले दिन दोनों क्लिनिक पहुंचकर डॉक्टर से मिलती है तो डॉक्टर बोलती है, सिस्टर इनकी रिपोर्ट्स कहाँ है? मिस संजना राइट? यही तो रखी थी। हाँ ये लीजिए डॉक्टर। सिस्टर डॉक्टर को रिपोर्ट्स ढूंढ कर देती है और उन्हें पढ़ने के बाद डॉक्टर बोलती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस संजना, यू आर प्रेग्नेंट। डॉक्टर आर यू श्योर अबाउट दिस? यस, क्योंकि इनकी रिपोर्ट्स तो यही बता रही हैं। ये सुनकर जैसे संजना हैरान सी हो जाती है और मान्या उसे घर लेकर आती है और उसके बाद मान्या अनिकेत को कॉल करके सब बता देती है और अनिकेत भी ये सुनकर हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो भागता हुआ उसके घर आता है और मान्या दोनों को एक कमरे में छोड़कर हॉल में चली जाती है और तभी संजना को रोता देखकर अनिकेत बोलता है, ओए तू रो क्यों रही है? तुझे पक्का यकीन है कि उस दिन कुछ हुआ था और उसी कारण ये? तुझे क्या लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? उल्लू के पट्टे, मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी तेरी वजह से। तुझे लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे ऐसी बात नहीं है, लेकिन यार मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्या पता उस रात तूने ही मुझे बहकाया हो। अनिकेत तू हद पार मत कर, जो हुआ हम दोनों की गलती थी, उसमें तेरा क्या है? तुझे क्या ही फर्क पड़ेगा? झेलना तो मुझे पड़ेगा ना। चला जा यहाँ से कुत्ते। देख अब तू ऐसे मत रो, मान रहा हूँ ना गलती, चुप हो जा, हम मिलकर कोई सॉल्यूशन निकालते हैं। इतना बोलकर वो संजना के आंसू पोंछता है और उसे गले से लगा लेता है। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है, जिसके बाद वो उसका बहुत ध्यान रखता है। कभी उसे फ्रूट्स लाके देता तो कभी हाथ से खाना बनाकर खिलाता। एक दिन रात के समय संजना अनिकेत को कॉल करके बोलती है, ओए गधे सो गया क्या? यार तूने ये बोलने के लिए आधी रात को फोन किया है क्या? नहीं ना, मुझे ना आइसक्रीम खाने की क्रेविंग हो रही है, तू ला देना नी। अभी आधी रात को? मतलब अब तू अपनी प्रेगनेंसी का गलत फायदा उठा रही है। ले आना यार, मुझे थोड़ी खाना है, वो तो इसे खाना है और ये तो तभी खाएगा ना जब मैं खाऊंगी। हाँ हाँ रख फोन, देखता हूँ। यार बेस्ट फ्रेंड प्रेग्नेंट होती है तो इतने नखरे दिखाती है क्या? इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है और आधी रात को कहीं से आइसक्रीम लेकर संजना के घर जाकर उसे देता है और वो बड़े मजे से आइसक्रीम खाती है। साथ ही अनिकेत उसे बहुत ही प्यार से खाता हुआ देखता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन संजना को डॉक्टर का कॉल आता है और वो अनिकेत को लेकर क्लिनिक जाती है और डॉक्टर के कैबिन में बैठकर एक दूसरे से बोलते हैं। डॉक्टर को क्या बात करनी है हमसे? मुझे क्या पता अनिकेत, यार कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन हुई ना तो तू मुझसे प्रॉमिस कर, बच्चे और मुझ में से ना मुझे ही बचाएगा। अरे पागल है क्या, कुछ नहीं होगा, डॉक्टर को तो आने दे। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ डॉक्टर आती है और उनसे बोलती है, मिस संजना सॉरी टू से बट आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। अरे कोई मजाक चल रहा है क्या? आप डॉक्टर हो भी या नहीं? कभी कुछ बोलती हो कभी कुछ। क्या इसका मतलब तूने मुझसे झूठ बोला? संजना तू तो गई। पागल है क्या? मुझे तो ये बात खुद डॉक्टर ने बताई है। आप लोग लड़िए मत, एक्चुअली ये गलती हमारी तरफ से हुई है। हमारी नर्स ने आपको मिस संजना की जगह मिसेस संजना की रिपोर्ट दे दी थी। आपकी रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है और वो वॉमिटिंग आपको ओवर ईटिंग की वजह से हो गई थी। ये बात सुनकर तो जैसे दोनों के चेहरे की चमक लौट आती है और वो कहते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा डॉक्टर, आप इस बार श्योर तो है ना? हाँ बिल्कुल, ये रही आपकी रिपोर्ट। ओ थैंक गॉड, मुझे पता था, मैं ऐसा आदमी हूँ ही नहीं, यानी मेरी बेस्ट फ्रेंड कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। संजना। इतना बोलकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।